बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे जो हमने यूनिट स्टार्ट किया था। अच्छा, पार्ट 4 जो है बड़ा शॉर्ट होगा और इसमें बड़े इतना मुश्किल नहीं है, बड़े छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स के हवाले से बात हुई है कि देखो पैरासाइटिक के अगेंस्ट जो ड्रग्स दी जाती है पैरासाइटिक्स को ख़त्म करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उनको किल करने के लिए, तो उसको एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि भाई पैरासाइटिक क्या होते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट लाइव विद इन एन अपॉन और एट आई एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। देखो पैरासाइट बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार होते हैं, ठीक है। ये वो जानदार होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और सरवाइव करते हैं। मिसाल के अंदर पैरासाइट का जो होस्ट होता है वो नेक्स्ट जो दूसरा अनदर ऑर्गेनिज्म है वो इंसान भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है। पैरासाइट जो है वो इनसाइड ऑफ द ह्यूमन भी हो सकते हैं, इनसाइड ऑफ द एनिमल्स भी हो सकते हैं। पैरासाइट उसे कहते हैं जो दूसरे होस्ट के अंदर उनकी न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करें, उनकी खुराक को अपने लिए इस्तेमाल करें और उसी के अंदर सरवाइव करें और उनको नुकसान पहुंचाते जाए, ये पैरासाइट कहलाए जाते हैं, ठीक है। पैरासाइट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइट आते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ आता है, हेलमिंथिस आता है, स्कीबीज एंड पेडिकल्स। प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो ये प्रोटोजोआ जो होता है बेसिकली एक सिंगल सेल पैरासाइट होता है। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल, आप इसको अगर हम एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो सिंगल सेल ऑफ पैरासाइट कौन सा है, तो वो प्रोटोजोआ है, ठीक है। इसके अंदर इसकी जो प्रोटोजोआ की एग्जांपल है वो इसमें मलेरिया भी आता है, इसमें एमोबियासिस एक नाम से एक पैरासाइट आता है वो भी आता है, गार्डियासिस भी आते हैं, आगे इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। हेलमिंथिस तो सिंपल सी बात है, वो वर्म्स को ही कहते हैं हेलमिंथिस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वर्म्स होते हैं। राउंड वर्म होता है, हुक वर्म होता है, पिन वर्म होता है, टिप वर्म होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्म होते हैं। इसकी बीच तो आपको पता है कि भाई ये जो मिट्टी वगैरह से लगता है और ये एक इस तरह की कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है बॉडी में, इसकी वजह से आगे इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और पेडिकल्स की बात करें तो आपको पता है पेडिकल्स जो होते हैं वो जुएं को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, यहाँ पर प्रोटोजोआ के भी हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोटोजोआ जो होता है बेसिकली एक सिंगल सेल वाले पैरासाइट्स होते हैं और ये इंसान की बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन को काज करते हैं। इस प्रोटोजोआ के अंदर हमने अभी बात की कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइट आते हैं, जैसे एम्बीबियासिस। जो एम्बीबियासिस जो है बेसिकली अब ये किस पैरासाइट की वजह से होता है, ये अमीबा पैरासाइट होता है, उसकी वजह से होता है। और ये क्या करता है, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसको अफेक्ट करता है। जो एम्बीबियासिस जो है वो हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और अगर किसी को एम्बीबियासिस हो जाए तो उसको क्या वगैरह हो सकता है, उसको डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लडी स्टूल वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है गार्डियासिस। जो गार्डियासिस होता है इसके बाद एक गार्डिया पैरासाइट होता है, गार्डिया के नाम से एक पैरासाइट आता है, ये उस पैरासाइट की वजह से होता है ये गार्डियासिस, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, अगर एक पेशेंट है जिसको गार्डियासिस हो है तो उसके साइन सिम्टम क्या होंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें जिसको हम बिल्कुल फूड की बिल्कुल ऐसे लिक्विड स्टूल फॉर्म होते हैं, उसका जो डायरिया होता है बिल्कुल पानी की तरह उसका डायरिया होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको हम वाटरी स्टूल भी कहते हैं। और पेट के अंदर जो है गैस वगैरह भी बनती है और इस तरह एब्डोमिनल क्रम्प्स वगैरह भी होते हैं। अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, उसकी वजह से मलेरिया होता है और ये एक मॉस्किटो है उसकी बाइट करने की वजह से होता है। और अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो इसके सिम्टम जो है वो बुखार वगैरह हो सकता है और शिवरिंग वगैरह जिसे कहते हैं वो हो सकती है, कभी पसीना वगैरह, ठीक है। अच्छा, टोक्सोप्लाज्मियोसिस की बात करें, ये टोक्सोप्लाज्मोसिस जो होते एक पैरासाइट आता है जिसको टोक्सोप्लाज्मा पैरासाइट कहते हैं। वो टोक्सोप्लाज्मा पैरासाइट की वजह से ये टोक्सोप्लाज्मोसिस होता है और ये एक ऐसी कंडीशन होती है, अच्छा ये एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह कंडीशन हो सकती है, ठीक है।
इसमें ये होता ज़्यादातर किसकी वजह से, मतलब कोई ऐसा कंटामिनेटेड फूड आपने खा लिया जिसके अंदर कोई स्टूल वगैरह, बिल्ली का मिसाल के तौर पर जो कैट स्टूल होते हैं वो अगर इसमें शामिल हो, वो गलती से खा लिया, या कोई कच्चा गोश्त वगैरह खा लिया, तो ये उसकी वजह से होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट हमारे पास है ट्राइकोमोनियासिस। ये ट्राइकोमोनियासिस जो है ये STD लिखा है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। ठीक है। ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये होता है, विजाइनल इन्फेक्शन भी ये काज कर सकता है। अच्छा, उसकी अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की बात। अच्छा, यहाँ पर ये जो नॉर्मल ये लिखा है कि भाई ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र किस तरह होते हैं, तो ये दो तरीक़ों से होते हैं, या ओरल रूट से, ठीक है, और दूसरा जो होता है या जो इंसेक्ट है उसके बाइट करने की वजह से। ये दो तरीके होते हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए, या कंटेमिनेटेड खुराक वगैरह उसने खा लिया, ठीक है, और कंटेमिनेटेड पानी है, फूड है, वो उसने इस्तेमाल की तो ओरल फोकल रूट वो आ गया। और ये इंसेक्ट बाइट हमारे पास एग्जांपल मलेरिया का है। ठीक है। तो दो तरीक़ों से ये मूव कर सकता है, एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है दोबारा उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि भाई ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है अफ्रीका के अंदर, और इससे अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर, इन चीज़ों इन इलाकों, इन जगहों पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इन यूज़ मोर लाइकली इन अ होमोसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल मैन एंड दोज हु आर ट्रेवल टू एरिया विद द पुअर सैनिटेशन। देखो, दो चीज़ें ये आपको मैंने पहले बताया ना कि ये कंटेमिनेटेड पानी होगा या गंदे इलाके हो गए तो वहाँ पर, तो US के अंदर तो ये चीज़ें जो होती है ये अफ्रीका के अंदर कॉमन है। कहाँ पर? अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, या जो साइड ऑफ एक अमेरिका का एक साइड है वहाँ पर। लेकिन US के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये MBBS जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। ये अगर होता भी है तो ये दो वजह से हो सकता है कि होमोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल मैन उस जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रख सकता है जो सेम जिन्स है उसके साथ, या बाइसेक्सुअल, तो उनकी वजह से जो होता है एक रेक्टल रूट के ज़रिए, दूसरा ओरल रूट के ज़रिए, तो इन वजूहत से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। या अगर जो US के लोग हैं वो ट्रैवल करें, और वो ऐसी जगह पर ट्रैवल करें जहाँ पर पुअर सैनिटेशन हो, क्योंकि US के अंदर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, सैनिटाइजेशन होती है, प्रॉपर सफाई होती है, तो वो आम इस तरह कंटेमिनेटेड फूड इन चीज़ों से नहीं फैल सकता, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर सफाई का निज़ाम है। तो वहाँ पर दो तरीक़ों से ये फैल सकता है MBBS। ठीक है। एक तो होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल तरीके से, और दूसरा जो है वो जो पुअर सैनिटेशन एरिया में वो लोग ट्रैवल करें तो वहाँ पर वो इस चीज़ के शिकार हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी को MBBS जो है ये पैरासाइट है तो उसको ट्रीट करने के लिए डिफरेंट ड्रग्स दी जाती है। वो ड्रग्स जो दी जाती है वो देखा जाता है कि ये जो इन्फेक्शन है ये कहाँ पर है, इंटेस्टाइन के अंदर है या इंटेस्टाइन के बाहर। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो MBBS जो होता है वो इंटेस्टाइन को क्रॉस करके लीवर तक भी फैल सकता है, तो फिर उसके साइड ऑफ एक्शन को देखकर उसको ड्रग्स दिए जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल MBBS जो होता है वो अगर लीवर तक पहुंच जाए तो उसके लिए फिर ये क्लोरोक्विन के नाम से ड्रग्स आती है, जैसे एरालिन के नाम से, या क्लोरोक्विन इसका फार्मूला है उसके नाम से ड्रग्स आती है, वो दी जाती है। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल MBBS जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर ही मौजूद हो तो उस MBBS को ख़त्म करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है जो इंटेस्टाइन के अंदर हो, तो उसको येडोक्सिन के नाम से या लिडोक्विनॉल के नाम से ड्रग्स आती है, तो ये उसके लिए दी जाती है। लास्ट थर्ड है हमारे पास फ्लैजिल। तो फ्लैजिल जो है वो दोनों उसके हवाले से इफेक्टेड, दोनों पर काम करती है, चाहे वो MBBS जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर हो, चाहे वो लीवर तक चला गया, तो दोनों पर फ्लैजिल जो है वो इफ़ेक्टिवली काम करती है। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है गार्डियासिस की बात करें तो गार्डियासिस सिंपल सा लिखा हुआ है कि भाई गार्डियासिस जो होता है गार्डिया लेम्बिला, मतलब इसका फुल नाम मैंने आपको गार्डिया बताया लेकिन गार्डिया लेम्बिला इसका फुल नाम है, तो उसकी वजह से काज होता है स्प्रेड बाय द फूड वाटर कंटेमिनेट विद द फिश विद द इंसेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो कैन contract by person to person transmission in the day care institution and homosexual or bisexual men।
अच्छा, गार्डियसिस अभी बताया कि भाई ये पेल कैसे सकता है, तो दो तरीके बताए पेलने के। या तो कोई फूड हो या वाटर हो, और वो फूड वाटर जो है वो फीसिस के साथ कंटामिनेटेड हो, ठीक है। ऐसा खुराक हो, ऐसा पानी हो जिसके अंदर फीसिस वगैरह शामिल हो, और वो कोई इंसान पी ले तो उसकी वजह से वो इस ऑर्गेनिज़म के अंदर जा सकता है, स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। और वो दूसरी बात ये कि भाई आल्सो कैन बी कंट्रैक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ये गार्डियसिस, ठीक है। पहले तो एक कंटामिनेटेड फूड, दूसरा एक अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, मान लें कि ये पर्सन है और इसको गार्डियसिस है, ठीक है, तो इसमें दूसरे पर्सन में किस तरह फैलेगा। या तो ये लिखा है पर्सन टू ट्रांसमिशन इन द डे केयर सेटिंग, मतलब ये है कि भाई डे केयर सेटिंग जो बच्चों की जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर छोटे बच्चे बैठे होते हैं, तो एक जगह से दूसरे, उस एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। और दूसरा इंस्टीट्यूशन, या फॉर एग्जांपल एक लोग एक हॉस्टल में रहते हो या केयर होम में हो, तो वहाँ से एक बंदे में दूसरे बंदे में फैल सकता है, या होमोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल मैन, इस तरीके से ये एक बंदे से दूसरे बंदे में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के ज़रिए फैल सकता है, ठीक है। अच्छा, ये गार्डियसिस काज़ बाय द प्रोटोजोन गार्डिया लिम्बिया नाम बताया गया है, ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर वो इस्तेमाल कर एग्जांपल के तौर पर आपको बताया। अभी लास्ट में उसके अभी पास बात है हमारा हेलिमेंथिसिस। हेलिमेंथिस आपको पता है कि पैरासाइटिक, ये इन्फेस्टेशन विद द पैरासाइटिक वॉर्म्स, आपको पता है कि ये पैरासाइटिक वॉर्म्स की वजह से होता है। और सम टाइप ऑफ द वर्म पेनिट्रेट बॉडी टिश्यू और प्रोड्यूस लार्वा दैट इज़ द माइग्रेट टू ब्लड, lymph, lungs, liver and other sites. Some antihelminthes act locally, some systemically. अच्छा, यहाँ पर सिंपल सी बात जहन में रखना, यहाँ पर जो एक वर्ड्स यहाँ पर लिखे इन्फेस्टेशन विद द पैरासाइटिक वॉर्म। अच्छा, ये इन्फेस्टेशन कहते हैं, मतलब क्या है, जब एक इंसान के बॉडी के अंदर जो वॉर्म्स वगैरह मौजूद हो तो उसको हेलिमेंथिसिस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने पहले भी बताया था स्लाइड में कि हेलिमेंथिस के मुख्तलिफ़ किस्म बेसिकली वर्म को ही कहते हैं, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वर्म्स आते हैं। राउंड वर्म आता है, हुक वर्म आता है, टिप वर्म, पिन वर्म, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्म्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और बात यहाँ पर ये कि सम टाइप्स ऑफ द वर्म्स पेनिट्रेट बॉडी टिश्यू और प्रोड्यूस द लार्वा। लार्वा कहते हैं छोटे छोटे उसके जो बच्चे होते हैं, अंडे वगैरह होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। दे माइग्रेट टू द ब्लड एंड लिम्फ। अच्छा, कुछ देखो, कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं ना कि वो टिश्यू को जो होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं, उसके अंदर सुराख करते हैं, और वहाँ से ब्लड के अंदर उन चीज़ों के अंदर चले जाते हैं, और उसके ज़रिए फिर ब्लड के ज़रिए, लिम्फ के ज़रिए पूरी जो बाकी जो बॉडी के ऑर्गन है, जैसे कि लंग्स हो गया, लीवर हो गया, अदर साइड्स हो गए, तो वहाँ पर वो फैल जाते हैं, वहाँ पर भी इन्फेक्शन काज कर देते हैं। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर हम एक यहाँ पर इसकी एग्ज़ाम्पल की बात कर लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ इसके हवाले से। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल जहन में रखना, एक वॉर्म आता है जिसे हुक वॉर्म कहते हैं। वो क्या करता है, वो जो लार्वा होता है वो स्किन से अंदर जाकर वो ब्लड के ज़रिए लंग्स तक या पहुंच जाता है, इस तरीके से वो स्प्रेड होता है, वो अंदर की तरफ चला जाता है। एक एग्ज़ाम्पल है इसके हवाले से, ठीक है। और कुछ अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई है। कुछ हेलिमेंथिस जो होते हैं वो लोकली होते हैं, कुछ सिस्टमिकली। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कीड़े वगैरह जो है वो आसान अल्फाजों में अगर वो इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हैं, सिर्फ इंटेस्टाइन के एरिया में मौजूद है, वो लोकली होंगे, ठीक है, एक्ट लोकली कर रहे हैं। और अगर वो ब्लड के ज़रिए, लिम्फ के ज़रिए बाकी ऑर्गन तक पहुँच गए होते हैं तो वो सिस्टमिकली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। हेलिमेंथिस बेसिकली वॉर्म इन्फेक्शन को कहा जाता है। इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा पॉइंट जहन में रखने, और इसके जो अगेंस्ट ड्रग्स दी जाती है वो एंटी हेलिमेंथिक ड्रग्स कहलाई जाती है, ताकि वो जो भी कीड़े हैं, वॉर्म्स हैं, उनको किल कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल है उसके हवाले से। अच्छा, इसमें एक ड्रग्स के नाम दी गई है कि भाई जैसे वर्मॉक्स के नाम आती है, जो मेबेंडाजोल के नाम से इसका ये फार्मूला है, और ये इफ़ेक्ट फॉर द हुक वर्म, पिन वर्म, राउंड वर्म, हिप वर्म, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के वर्म्स को ये उसको किल करने के लिए, ग्रोथ को रोकने के लिए, मारने के लिए दी जाती है। मे बी यूज़फुल विद द टेप वर्म में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिवेंट द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज नेसेसरी फॉर द पैरासाइटिक मेटाबॉलिज्म, ओनली 10% इज़ एब्जॉर्ब इज सिस्टमिकली। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें।
अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब ये ड्रग्स दी जाती है, वर्मोक्स या मेबेंडाजोल की बात हो रही है, ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट लेकर प्रिवेंट अपटेक ऑफ द ग्लूकोज एंड नेसेसरी फॉर द पैरासाइटिक मेटाबॉलिज्म। देखो, पैरासाइट को ज़िंदा रहने के लिए ग्लूकोज की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इसके बगैर नहीं रह सकते। फिर ये वर्मोक्स टेबलेट जब दी जाती है तो ये क्या करती है, ये जब इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है तो ये क्या कर देती है, उन पैरासाइटिक को मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज देना रोक देती है, ताकि पैरासाइट जो है वो ग्लूकोज हासिल ना कर सके। इस वर्मोक्स टेबलेट का काम ये है। जब पैरासाइट को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, मेटाबॉलिज्म के लिए उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो वो पैरासाइट वीक होना शुरू हो जाते हैं और आखिर में उसकी डेड हो जाती है, वो फिर स्टूल के ज़रिए बाहर निकलते हैं। यहाँ पर जो 10% की बात की, ये जो अगर हम फॉर एग्जांपल ये वर्मोक्स टेबलेट दे दें तो उसके अंदर 10% जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होता है, 90% जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर ये इसका जो केमिकल है वो रहता है। तो इसलिए जो होता है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अफेक्ट करता है। 90% इसके लिए इस इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, और ये जब ज़्यादा इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा तो ज़्यादा जो वर्म्स होंगे उनके इंटेस्टाइन वर्म्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगा, उनको ज़्यादा किल करेगा। उनको ग्लूकोज नहीं मिलेंगे तो वो डेड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास है एक नेक्स्ट एंटीपैरासाइटिक ड्रग्स की बात हो रही है, जिसको हम स्ट्रोमेक्ट्रोल कहते हैं। ये स्ट्रोमेक्ट्रोल के नाम से ये टेबलेट है, और इसका जो फार्मूला है वो आइवरमेक्टिन है। यहाँ पर आई मिसिंग है, लेकिन इसका फार्मूला आप गूगल पे जाकर देखेंगे तो आइवरमेक्टिन के नाम से इसका फार्मूला है। ये जो ड्रग्स है ये मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली और ज़बरदस्त जो काम इन्फेक्शन पर ये काम करती है वो इस पैरासाइट के ऊपर ये काम करती है। अच्छा, यहाँ पर जो इसका जो मोस्ट यूज़फुल है वो ये नाम जो है थोड़ा सा इसमें GY आता है, लेकिन GU इन लोगों ने थोड़ा हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो। अच्छा, ये स्ट्रॉन्गली लाइडियसिस के नाम से इन्फेक्शन होता है। ये उस इन्फेक्शन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये स्ट्रोमेक्ट्रोल मेडिकेशन। ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रॉन्गली लाइडियसिस ये जो इन्फेक्शन है ये किस जरासीम की वजह से होता है? एक पैरासाइटिक है जिसको स्ट्रॉन्गली लाइडियस और स्ट्रिकोरेलिस के नाम से एक आता है पैरासाइट, ये उनकी वजह से होता है। इनका नाम बड़े ख़तरनाक नाम है, वो मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मसला हो रहा है इनको। ठीक है, तो उसकी वजह से होता है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है नीचे, अगर किसी को फॉर एग्जांपल किसी को लाइस वगैरह मतलब जुएँ वगैरह होते हैं ना, और उस पर बाकी मेडिकेशन काम नहीं करते, तो उनके लिए फिर ये मेडिकेशन दी जाती है, स्ट्रोमेक्ट्रोल दी जाती है, फिर ये इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये तो इसकी एग्ज़ाम्पल दी गई है स्ट्रोमेक्ट्रोल की। अच्छा, फिर स्कीबीज़ और पेडिकल्स की बात करें। आपको पेडिकुलोसिस तो आपको पता है कि जुओं को कहते हैं। अच्छा, स्कीबीज़ पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन ऑफ द स्किन। ठीक है, जब स्किन के ऊपर पैरासाइट वगैरह जो है वो वहाँ पर मौजूद हो और वहाँ पर आपको नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें। स्कीबीज़ बाय द इच माइट कॉल्ड द सार्कोप्स स्कीबाई। अच्छा, ये जिसकी वजह से स्कीबीज़ जिसकी वजह से होते हैं उस पैरासाइट का नाम बताया गया है। Scabies caused by the one of three type of lice, pediculosis और capitis और pediculosis corporis and pediculosis pubis। वन बाय वन को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनको समझने की कोशिश करें। देखो, सिंपल सी बात है, स्कीबीज़ जो होता है वो एक आपको सिंपल सी बात है कि वो स्किन इन्फेक्शन है। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये स्कीबीज़ जो होता है वो जो इच माइट होते हैं ना, इच माइट, ये इच माइट के तो बिल्कुल छोटे जो पैरासाइट होते हैं उनको, और उन छोटे पैरासाइट का एक नाम दिया गया है जिसको सार्कोप्स स्कीबाई कहते हैं। बेसिकली स्कीबीज़ इसकी वजह से काज होते हैं, और ये जो मिट्टी होती है वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब ये स्किन के साथ अटैच होते हैं तो स्किन के अंदर एक सुरंग बोर बना देते हैं, और फिर वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर अपना सर्वाइव करते हैं, और नुकसान वक्त के साथ साथ जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग वगैरह भी होती है, ख़ास तौर पर रात को बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है, छोटे छोटे रेड डॉट्स वगैरह रेशेस वगैरह जो है वो भी बनना शुरू हो जाते हैं, और स्किन के आप देखिए स्किन की जो पतली लाइंस होती है वहाँ पर मतलब जैसे होल वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, बोरोज जिसे कहते हैं। ठीक है।
अच्छा, पेडिकुलस की बात करें, बहुत तीन किस्म के होते हैं। फिर ये बताया कि देखो फर्स्ट यहाँ पर लिखा है कि 3 किस्म के ये जो पेडिकुलस होते हैं। एक होता है पेडिकुलस कैप्टिस। पेडिकुलस जो कैपिटिस से होता है वो बेसिकली जो बालों के जुए, हेड के जुए होते हैं ना, सर के अंदर जो जुए होते हैं, तो उसको पेडिकुलोसिस कैपिटिस कहा जाता है। ठीक है, पेडिकुलोसिस कैपिटिस। अच्छा, फिर ये जो पेडिकुलोसिस कार्पोरिस की बात करें तो पेडिकुलोसिस कार्पोरिस जो है वो बॉडी के जो बाकी जो जिस्म पर चेस्ट पर इस तरह बाल वगैरह होते हैं, तो अगर वहाँ पर बाकी जिस्म पर कोई जुएँ वगैरह हो जाए तो उसको पेडिकुलोसिस कार्पोरिस कहते हैं। और पेडिकुलोसिस प्यूबिस की बात करते हैं, प्यूबिक एरिया जो प्राइवेट एरिया होता है वहाँ पर अगर जुएँ वगैरह हो जाए तो उसको पेडिकुलोसिस प्यूबिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 किस्म के ये इसके पॉइंट बताए गए हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में कैपिटिस की बात आई तो हेड का जहन में रखना, कार्पोरिस की बात आई तो बॉडी को जहन में रखना, और अगर प्यूबिक्स की बात है तो प्यूबिक एरिया को आप लोग जहन में रखना। ठीक है, ये एग्जांपल दी गई है उसकी। अच्छा, इसके बिसाइड्स एंड पेडिकुलोसिस, इसके बिसाइड मतलब इसकी बीस को ख़त्म करने के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है। अच्छा, 2 पॉइंट है यहाँ पर, एक होता है इसके बिसाइड्स और दूसरा पेडिकुलोसिस है। लेकिन इसको ये स्लाइड इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई अगर हमने इसकी बीस को ख़त्म करें तो इसके बिसाइड्स देने हैं। साइड्स कहते हैं किल करने को। ठीक है, ऐसे मेडिकेशन जो इसकी बीस को किल करते हैं, साइड किल करते हैं। और अगर इसकी बात करें कि भाई हमने जो पेडिकल्स होते हैं उनको किल करना है तो उनके लिए हम जो मेडिकेशन देते हैं उसको पेडिकुलोसाइड्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें यहाँ पर बताया कि एक मेडिकेशन के हवाले से बात की, ओवाइड या मेलाथ्योन के नाम से जिसका फार्मूला होगा, ये बेसिकली बालों के अंदर अगर जुएँ वगैरह होते हैं ना तो उसके लिए इस्तेमाल आता है। एक लोशन भी आता है मेलाथ्योन के नाम से, एक लोशन आता है, इसके नाम से एक लोशन आता है जो बच्चों के लिए दिया जाता है ताकि उनकी जो बालों के जुए वो ख़त्म हो जाए। और ये जो एक रेड या पेरेथ्रिन के नाम से भी एक बात दी गई है, ये मेडिकेशन ये भी पेडिकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए दी जाती है ताकि वो पैरासाइट वगैरह जो जुएँ वगैरह वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल दी गई है जो एंटी मलेरिया ड्रग्स की बात करें, the types of drugs and the length of treatment will vary depending on which type of malaria parasite you have, the severity of your symptom, your age and whether you are the pregnant। देखो मुख्तलिफ पैरासाइट के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, फिर ये देखा जाता है कि इनका एज क्या है, सिम्टम क्या है, प्रेग्नेंट है यानी, तो उसके हिसाब से पैरासाइट की जो मेडिकेशन है वो दी जाती है। और द मोस्ट कॉमन ऑफ द एंटी मलेरिया ड्रग्स जो दी जाती है जैसे क्लोरोक्विन दी जाती है, और इस तरह एक और आती है क्यूनाइन सल्फेट के नाम से, और एक प्लेक्विनिल के नाम से आती है, मुफ्लोक्विन के नाम से आती है, और कम्बिनेशन ऑफ द एटोविक्विन एंड प्रोग्यूनिल मेलारोन के नाम से। ये तमाम उस ड्रग्स के नाम हैं, कुछ फार्मूले हैं। तो ये ड्रग्स जो होते हैं बेसिकली मलेरिया को पैरासाइट को ख़त्म करने के लिए दी जाती है। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ एंटी मलेरियल मेडिकेशन हैज़ बीन अ मार्क बाय द कंस्टेंट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द evolving drugs and resistant parasite and the search for new drugs or drugs formulation in many parts of the world for the instance of resist to the chloroquine has reduced the drugs ineffective। अच्छा जी, ये बताया रहा है। अच्छा, यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि भाई ये हिस्ट्री ये बताई गई है कि भाई कि वक्त के साथ साथ जो होता है जो मलेरिया पैरासाइट होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन आती है, उनके अंदर चेंजेस आती है। जो मलेरिया की जो मेडिकेशन पहले उनके ऊपर काम करती थी तो वो उनके ऊपर अभी काम नहीं करती। तो जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि उनको मेडिसिन और बनानी पड़ती है ताकि, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं उनके अंदर, उन पैरासाइट्स के अंदर चेंजिंग आना शुरू होती है, म्यूटेशन आना शुरू हो जाती है। तो पहले वो ड्रग्स उन पर काम तो करती थी लेकिन अभी वक्त के साथ वो ड्रग्स उनके ऊपर काम नहीं करती, तो फिर ड्रग्स को और नई ड्रग्स ईजाद की जाती है उन पैरासाइट को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर नीचे एग्जांपल दिया गया कि क्लोरोक्विन के नाम से जो मेडिकेशन है जो मलेरिया के लिए दी जाती है वो अभी बहुत सारी कंट्री जो उन लोगों ने उनके ऊपर रोक दिया क्योंकि वो
मलेरिया की अगेन रेसिस्ट हो जाती है। मलेरिया के पेशेंट को दी जाती है, पहले वो काम करती थी लेकिन अब वो काम अच्छी तरीके से नहीं करती, इनफेक्टिव है, अभी प्रॉपर तरीके उस तरह पैरासाइट के ऊपर काम नहीं करती, क्योंकि मलेरिया के जो पैरासाइट उनके अंदर वक्त के साथ चेंजिंग आ गई, जो म्यूटेशन आ जाता है, तो उसकी वजह से डॉक्टर जो होते हैं और किस्म की ड्रग्स जो होते हैं वो उन पेशेंट को जो होता है वो देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसके थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था वो अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गया है, और अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।